जनरली आपने दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का डिस्प्यूट तो काफी बार देखा होगा, लेकिन हमारे देश की जुडिशरी और पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव आपस में डिस्प्यूट में है, ये बहुत रेयर केस है। अब ऐसा हमारे देश में इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को एक गाइडलाइन दे दी है। उनको पार्लियामेंट से पास किया गया कोई भी बिल विद इन 3 मंथ्स अपने सिग्नेचर के साथ असेंट करना पड़ेगा। अब आपने ये जरूर सुना होगा कहीं पर कि डेमोक्रेटिक कंट्री के 3 पिलर्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, और इन तीनों का काम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास ये पावर है कि ये चेक्स और बैलेंस कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। और यहाँ पर अब डिस्प्यूट इस बात का है कि जुडिशरी ने लेजिस्लेटिव के काम में इंटरफेयर कर दिया कि प्रेसिडेंट को विद इन 3 मंथ्स आफ्टर पार्लियामेंट पासेस एनी लॉ उसके ऊपर अपना एसेंट देना पड़ेगा। अब ये हमारी इंडिया की पॉलिटी का एक रूल है कि कोई भी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, या फिर हो वो जुडिशरी, वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। पर हमारी ही पॉलिटी से उनके पास ये पावर जरूर है कि वो किसी भी गलत काम को होते हुए नहीं देखेंगे। इन जनरल वो किसी भी गलत काम को होते हुए नहीं देखेंगे, और इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। एक पिलर को दूसरे का चेक करते रहना है कि वो बैलेंस कर पा रहा है या नहीं। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, इसलिए उनको कोई गाइडलाइन देना और रूल बाउंड करना एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेरेंस है, जो कि अगेंस्ट द नेचर ऑफ द पॉलिटी ऑफ दिस कंट्री है। पर अब मैं आपको बताता हूँ कि इस डिस्प्यूट की शुरुआत हुई कहाँ से। केरला की स्टेट असेंबली ने 5 बिल्स पास किए थे जिनको उनके गवर्नर ने कभी असेंट ही नहीं दिया। अब जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी बिल को एक एक्ट बनने के लिए, एक लॉ बनने के लिए उसके गवर्नर या देश के प्रेसिडेंट से असेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर वो बिल स्टेट असेंबली से पास हुआ है तो गवर्नर का उसको असेंट देना इंपॉर्टेंट है, और अगर वो बिल इस कंट्री की पार्लियामेंट से पास हुआ है तो प्रेसिडेंट का उसको असेंट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। केरला के गवर्नर ने उन 5 बिल्स के ऊपर अपना असेंट नहीं दिया था और उसको होल्ड पर रखा, जिस वजह से स्टेट असेंबली का इंटेंशन टू लेजिस्लेट अ लॉ फुलफिल नहीं हो पा रहा था, और वो एक बैरियर क्रिएट कर रहा था स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस की सुनवाई के दौरान ये गाइडलाइंस दी कि गवर्नर और प्रेसिडेंट को ये मैंडेटरी है कि विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम पासिंग द बिल फ्रॉम असेंबली और पार्लियामेंट उसके ऊपर असेंट दें। अब क्योंकि ये इस देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का एक इन्फ्रिंजमेंट है, जुडिशरी ये डायरेक्शन देके, ये गाइडलाइंस देके लेजिस्लेटिव के काम में इंटरफेयर कर रही है, और ये कहीं से भी वैलिड नहीं है इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब ऐसा जुडिशरी ने आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर यूज करके किया, पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर्स का इंटरप्रिटेशन ये है, आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को वो डिस्क्रिशनरी पावर देता है जहां पर लॉ साइलेंट है, ना कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात की पावर देता है कि वो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर कर सके। क्योंकि इस बात पर लॉ तो कहीं पर है नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात को लूप होल में रखा गया है कि गवर्नर को या प्रेसिडेंट को कितने टाइम के अंदर उस बिल के ऊपर अपना असेंट देना है और उसको एक एक्ट बनाना है। और अब इस पूरी खिचड़ी के दौरान बहुत सारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं जो अपनी अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनके ऊपर कंटेम्प्ट की कुछ पिटिशंस भी फाइल हुई हैं। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब होना बहुत आम बात है। बट जहां तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लायंस की बात है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को ये डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आपको कितने टाइम के अंदर उस बिल के ऊपर असेंट देना है, बिकॉज इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो बिल को कब असेंट दे अपना साइन करके या कब नहीं। तो आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है। अगर आपका इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।